हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग हमारे नए सब्जेक्ट से स्टार्ट कर चुके हैं, पर्ट सीपीएम से। ठीक, अब पर्ट सीपीएम के अंदर लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले फेजेस के बारे में बात किया था। तो फेजेस हमारे पास में 3 थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, एक था प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद में आगे हमने टेक्निक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया कि व्हाट आर द बेसिक टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें टेक्निक्स के अंदर हमने 3 टेक्निक्स को भी डिस्कस किया था। वहाँ पे सबसे पहला हमारे पास में था बार चार्ट, बार चार्ट के बाद में माइलस्टोन चार्ट, और माइलस्टोन चार्ट के बाद में तीसरा था हमारे पास WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। आज की क्लास में हम लोग हमारे 4th टेक्निक, जो कि नेटवर्क टेक्निक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस नेटवर्क टेक्निक के पूरे प्रोसेस को, या आप बोल सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, हम लोग रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी इवेंट के अलावा अगर बात किया जाए तो कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं, कितने टाइप्स के इवेंट्स हैं, डमी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से डमी एक्टिविटीज़ का डिसीजन किया जाता है, वो सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए आज की क्लास जो है ये एक बेसिक है पूरे पर्ट सीपीएम के लिए। मतलब पूरा अगर हमें पर्ट सीपीएम को स्टडी करना है तो हमें आज की क्लास को तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना होगा। मतलब ये एक टाइप का बेस है। अगर ये वाली क्लास मिस हो गई या किसी कारण से आप इस क्लास को नहीं अच्छे से कर पाए, इसके कॉन्सेप्ट अगर आप समझ नहीं पाए, तो आपको आगे आने वाली क्लासेस को करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सबका सब वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप आज की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। बहुत माइन्यूटली हम लोग बारीकी से इसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, ताकि आगे आने वाले जितने भी अपने लेक्चर्स रहेंगे, जितने भी अपने मतलब टॉपिक्स रहेंगे, किसी भी टॉपिक में, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चंस हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमेशा से मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके मैं अपने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, उसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी अपने सिविल इंजीनियरिंग से लेकर इसमें साथ ही साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब स्टार्ट करेंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस के अंदर सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, देखिए नेटवर्क एनालिसिस में जो टेक्निक्स आती हैं, उन टेक्निक्स के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था पर्ट सीपीएम, ये टेक्निक्स हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। तो अब पर्ट सीपीएम का डिस्कशन तो होगा आगे की आने वाली क्लासेस के अंदर। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक नेटवर्क बनता कैसे है, कि मतलब कौन कौन से नेटवर्क के रूल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें एलिमेंट्स और इसके कंपोनेंट्स नहीं पता होंगे, हम रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, हम नंबरिंग नहीं कर सकते, और इनडायरेक्टली जब तक नंबरिंग और रूल्स फॉलो नहीं होंगे, हम अपने नेटवर्क को एनालाइज नहीं कर सकते, और इनडायरेक्टली हम लोग जो हमारा मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोसेस है, जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं पिछली क्लास से, वो मैनेजमेंट का जो मतलब बेसिकली हमारे पास क्या है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, फिर उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में और उस टाइप के प्रोसेस में फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें एलिमेंट्स के अंदर। तो फिलहाल हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क। देखिए एक नेटवर्क के बेसिकली 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन नेटवर्क। इसके अंदर जो पहला है आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद में जो सेकंड आता है मेरे पास में, सेकंड वन इज इवेंट। अगर एक बार इन्हीं एक्टिविटी और इवेंट को मैं रिलेट करूं, तो पिछली ही क्लास में हमने बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक पॉइंट वहां पे बताया था कि माइलस्टोन चार्ट जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, और इसी के साथ में बार चार्ट जो है, बार चार्ट एक एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही एक्टिविटी और इवेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इनका मतलब क्या है, और इनके मतलब के साथ में मतलब हम लोग बेसिकली जब हम लोग बार चार्ट या माइलस्टोन चार्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे इनका क्या यूज़ था, उसको भी हम लोग एक बार यहाँ पे दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो अब सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी? देखिए ये बोलता है कि कोई भी आपके पास में एक जॉब है,
आपको इस जॉब को जब परफॉर्म कराना है, कोई भी काम है, जैसे हम लोग कल की क्लास से लेके चल रहे हैं कि हम लोगों को स्लैब की कास्टिंग करनी है, रेनफोर्समेंट आरसीसी वर्क करना है, तो हमने क्या किया था, उसे अलग अलग छोटे छोटे वेरियस पार्ट्स के अंदर, प्रोसेस में या स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया था। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म वर्क के बाद इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क के बाद में रेनफोर्समेंट की बेंडिंग्स थी, स्टील की बेंडिंग, बार बेंडिंग के बाद में प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, देन कंक्रीट प्लेसमेंट के बाद में क्यूरिंग था, फिर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क था। तो इस तरीके से 5-6 स्टेप्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट रिलेटेड वर्क था। यहाँ पे हम लोग अगर उसी को रिलेट करके चलते हैं तो हमने हमारी जो जॉब थी, हमारी जॉब क्या थी, आरसीसी से स्लैब की कास्टिंग। तो उस स्लैब की कास्टिंग को हमने अलग अलग छोटे छोटे प्रोसेस में या छोटे छोटे ऑपरेशंस में डिवाइड किया। तो वो कहीं ना कहीं क्या रिलेट कराता है, एक्टिविटीज को। तो एक गिवन जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब, फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, तो अब स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप्स रहेंगे हमारे पास में, पहला स्टेप होगा साइट सिलेक्शन एंड सर्वे। साइट सिलेक्शन सर्वे के बाद में प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स एंड प्लान्स, उसके बाद में थर्ड फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले एक्सकेवेशन होगा, एक्सकेवेशन के बाद फाउंडेशन आएगी, फाउंडेशन के बाद में अपना ब्रिक वर्क आएगा, फिर आरसीसी वर्क आएगा जो कॉलम्स का आएगा, फिर बीम वर्क, स्लैब वर्क, बीम स्लैब तो खैर एक साथ लेके चलते हैं, फिर आगे वुडन वर्क है, फिनिशिंग वर्क है, फ्लोर वर्क है। इस तरीके से अपने पास में एक स्टेप्स चलते रहेंगे। तो इनडायरेक्टली एक जॉब थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसको हमने छोटे छोटे सब प्रोसेसेस के अंदर बांट दिया। तो वो जो सब ऑपरेशंस में या प्रोसेस में हमने डिवाइड किया है, दीज आर नोन एज एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक्टिविटीज बोलता है कि एवरी जॉब हैज टू बी क्लासिफाइड और हैज टू बी डिवाइडेड इन स्पेसिफिक ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। तो जो भी ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होंगे किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब के, उन सबको हम लोग नाम क्या दे देंगे, दैट विल बी नोन एज एक्टिविटी। लिखते हैं हम इसकी एक्टिविटी की डेफिनेशन। एवरी जॉब हैज टू बी divided into, every job has to be divided into number of process, including operations, process और operations। तो ये जो process होंगे, such operations और processes are known as activities। इन सभी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इन सभी को हम लोग नाम देते हैं एक्टिविटीज। ठीक, अब एक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एक्टिविटी को कैसे इंडिकेट किया जाता है, देखो एक एक्टिविटी को हमेशा एक एरो से इंडिकेट करते हैं। एरो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड में होगा। देखो वैसे तो मतलब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन डेफिनेशंस बन सकती हैं यहाँ से एग्जाम में आने के लिए, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, पर्ट सीपीएम समझ में ही तब आएगा जब ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमेशा एक्टिविटी को कैसे इंडिकेट करेंगे, हमेशा इसको एक एरो के थ्रू इंडिकेट करेंगे, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज टेल। ठीक, आगे जो ये वाला जो पार्ट रहेगा, दिस विल बी नोन एज हेड। जहां पे एरो का सिंबल बना हुआ है, इसको तो हम लोग नाम दे देंगे हेड, और पीछे वाले पार्ट को हम लोग इंडिकेट करेंगे टेल से। तो यहाँ पे अगर मैं टेल की बात करता हूँ तो टेल हमेशा बताएगा स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी। एक एक्टिविटी जहाँ से भी स्टार्ट होगी वो कहाँ से आएगी, अपना टेल से, और जहाँ पे खत्म होगी कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, इसको हम लोग नाम देंगे हेड। कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, तो हेड ऑफ एक्टिविटी क्या इंडिकेट करेगा, कंप्लीशन को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में इस तरीके से हमने इसको इंडिकेट किया है। देखो ये जो सर्कल है ये तो इंडिकेट कर रहे हैं इवेंट को, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये जो एरो है, ये एरो एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इवेंट से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और इस इवेंट पे जाके हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई है। ठीक है, तो टेल क्या इंडिकेट करेगा, टेल हमेशा आपको बताएगा स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, एंड हेड ऑलवेज
रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी को। दैट मीन्स इस इवेंट पे पहुंचते ही हमारी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ में यहीं पे जो एक्टिविटी का नेम होगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा एक्टिविटी का, इसको हम लोग हमेशा लिखते हैं ऊपर। ये फिक्स है, ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, और नीचे वाले पार्ट में हमारे पास में आएगी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना काम स्टार्ट करना है, एक्सकैवेशन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सकैवेशन। और एक्सकैवेशन में दिन कितने लगने हैं, 3 दिन लगने हैं, तो एक्सकैवेशन 3 days। ऐसे आपको काम करना है, इस तरीके से आपको अपना मेंशन करके चलना है एक्टिविटी को। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। एक छोटा सा पॉइंट और, दिस पॉइंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देने लायक पॉइंट भी है ये वाला, लेंथ। अब ये जो एरो है हमारे पास में, ये लेंथ, इस लेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ एरो है ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं बताता। कुछ लोग मान के चलते हैं कि जो लेंथ जो है, लेंथ का बेसिकली वो ड्यूरेशन के बेसिस पे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको छोटे से एरो से भी शो कर सकते हो, बड़े सारे एरो से भी शो कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर स्पेस। हमारे पास में स्पेस कितना अवेलेबल है। तो लेंथ ऑफ एरो ऑफ एनी एक्टिविटी, length of arrow of any activity has no significance। या आप सीधा ये भी लिख सकते हैं that length of arrow does not have any significance। ठीक है, ये significance, इसके कोई importance कुछ भी exist नहीं करता। अब ये तो हो गया बेटा कि एक्चुअली एक्टिविटी होती क्या है, एक्टिविटी के साथ में हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, एक्टिविटीज़ को लेंथ क्या इंडिकेट करती है। आगे चलते हैं एक लेवल आगे, जानते हैं कि एक्टिविटीज़ कितने टाइप की एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ को जब भी हम लोग आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ टाइप्स में आ जाती हैं हमारे पास में। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में जो सबसे पहली एक्टिविटी मेरे पास है, दिस इज नोन एज सीरियल एक्टिविटी। हम लोग वैसे टोटल इसको मेजर 5 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज सीरियल एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज सीरियल एक्टिविटी। देखो, ये बोलता है कि जो एक्टिविटीज़ एक सीरीज के अंदर मूव करेंगी, फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट, ये हो गई अपने पास में एक्टिविटी ए, राइट। इसके बाद में ये सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट के बाद में एक्टिविटी बी। तो अब जब तक हमारी ए एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम इस इवेंट पे नहीं पहुंचेंगे, क्या बी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो दोनों एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, एक लाइन वाइज, एक सीरीज वाइज चल रही है ना, तो इन एक्टिविटीज़ को नाम क्या दिया जाएगा, दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज सीरियल एक्टिविटीज़। तो सीरियल एक्टिविटीज़ में दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस in a given series, takes place in a given series। मतलब अब यहाँ पे A और B जो है ये एक सीरियल एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं। अब सीरियल के बाद में जो सेकंड आती है हमारे पास में, सेकंड वन इज पैरेलल। पैरेलल एक्टिविटीज, तो जब दो एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली चलेंगी, दो एक्टिविटीज़ जब साइमल्टेनियसली चलती हैं किसी एक इवेंट से, तो इनको नाम क्या देते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं पैरेलल एक्टिविटीज़। इसका मतलब समझते हैं। देखो, हमारे पास में सपोज इस तरीके से है, एक इवेंट आ गया ये वाला, ठीक है। अब इस इवेंट से एक नेटवर्क तो जा रहा है इस तरीके से, ये हो गई एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी। यहाँ पे हमारे पास में सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, उसके बाद में
ऐसा कुछ अरेंजमेंट आ गया आपके पास में। तो जब इस तरीके का आपके पास में कोई अरेंजमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को हम लोग नाम क्या दे देंगे, दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर नोन एज पैरेलल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो लिखते हैं अब इसके अंदर पैरेलल एक्टिविटीज़ में, और पैरेलल एक्टिविटीज़ को आप कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। डेफिनेशन, द एक्टिविटीज़ perform their functions simultaneously. Functions simultaneously are known as parallel activities. Parallel एक्टिविटीज़। ठीक, अब इसी के बाद में आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास में सक्सेसर एक्टिविटीज़। सक्सेसर एक्टिविटीज़, और सक्सेसर के साथ में एक और आता है मेरे पास में प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़। देखो सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, सक्सेसर का मतलब होता है बाद में, प्रेडिसेसर का मतलब पहले। तो वो एक्टिविटीज़ जो किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के बाद में परफॉर्म होंगी, सक्सेसर एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से पहले परफॉर्म होगी, प्रेडिसेसर एक्टिविटी। अब देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल। अब इसके अंदर सपोज इवेंट 1 है, 2 एंड देन 3, दो एक्टिविटीज़ हैं इनके बीच में, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। तो अब देखो चल हमेशा वन आफ्टर अदर रही हैं, एक गिवन सीरीज में चल रही हैं, तो सीरियल एक्टिविटीज़ हैं ये दोनों। अब इन दोनों में से अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना हो कि सक्सेसर कौन सी है और प्रीडिसेसर कौन सी है, तो एक्टिविटी ए जो है ये पहले परफॉर्म हो रही है, इस सेकेंड इवेंट से पहले परफॉर्म हो रही है एक्टिविटी ए, तो ये कैसी हो जाएगी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। सिमिलरली ये जो एक्टिविटी बी है, ये एक्टिविटी बी हो जाएगी हमारे पास में सक्सेसर एक्टिविटीज़, और ये कभी भी स्पेसिफिक इवेंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखी जाती। ये हमेशा दो एक्टिविटीज़ को कंपेयर करते हैं कि मेरे पास दो एक्टिविटीज़ है ए और बी, इन दोनों में से कौन सी सक्सेसर होगी, मतलब कौन सी बाद में परफॉर्म होगी, बी, कौन सी पहले परफॉर्म होगी, ए। ठीक, तो डेफिनेशन अगर लिखें सक्सेसर एक्टिविटी की, द एक्टिविटीज that are performed after a given activity, is known as or are known as successor activities. Similarly, वो activities, the activities that are performed before a given activity are known as predecessor activities. आप इसमें अगर चाहो तो एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे ये अपना डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे, और इसके बाद में इन दोनों से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि इस डायग्राम में जो A है, एक्टिविटी A, दिस इज प्रेडिसेसर, क्योंकि ये बी के बाद, बी से पहले हो रही है, और एक्टिविटी बी जो है हमारे पास में, दिस एक्टिविटी बी इज नोन एज सक्सेसर एक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको 4 एक्टिविटीज बताई। पहली सीरियल के बाद में कॉन्करेंट और पैरेलल, थर्ड इज सक्सेसर के बाद में प्रीडिसेसर। ये टोटल 4 मैंने आपको एक्सप्लेन की। एक और है डमी एक्टिविटी, लेकिन उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, पहले इवेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद में हम डमी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन अब इवेंट को पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बोल लो या एक छोटा सा मैं आपको एक नेटवर्क शो करता हूँ डायग्राम के फॉर्म में। जिस डायग्राम में, जिस नेटवर्क में आपको बताना है
कौन कौन सी एक्टिविटीज़ सीरियल एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, इस तरीके से। देखो ये आपके पास में एक डायग्राम गिवन है, एक नेटवर्क गिवन है, जिसमें हमारे पास में ये इवेंट गिवन है 1 2 3 4 5 और साथ में एक्टिविटीज़ को मैंने रेड मार्कर से मेंशन किया है ABCDEF। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ में आपको बताना है सबसे पहले तो सीरियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। अब सीरियल एक्टिविटीज़ में अगर बात करें तो A, ठीक, B एंड C को हम लोग सीरियल में इसलिए लेके चल रहे हैं, सॉरी सबसे पहले पैरेलल की बात करते हैं। इनफैक्ट सीरियल के बारे में बाद में बात करेंगे, सीरियल में नहीं है ABC। पैरेलल एक्टिविटी की मैं बात करता हूँ पहले। तो पैरेलल एक्टिविटी में सबसे पहले तो हमारे पास में एक्टिविटी A के बाद में एक्टिविटी B, राइट। एक्टिविटी A और B तो नो डाउट सभी लोग देख के बता सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। सिमिलरली एक्टिविटी DEF, ये भी तीनों कैसी हैं, ये तीनों भी ये आपस में पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, ये वाली दोनों आपस में पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, राइट। आगे अगर बात करते हैं पैरेलल एक्टिविटीज़ के बाद में नेक्स्ट इज सीरियल एक्टिविटीज़। तो अब अगर सीरियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो बेटा सीरियल का मतलब एक सीरीज़ में चलने वाली। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो A और D सीरियल एक्टिविटीज़, क्योंकि एक सीरीज़ को फॉलो कर रही हैं। BE ये भी एक सीरीज़ को फॉलो कर रही है। अल्टीमेटली आपको पहुँचना कहाँ से है, आपको पहुँचना है फर्स्ट इवेंट से फिफ्थ इवेंट पे। तो हम A से D को फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपस में एक सीरियल एक्टिविटी बन गई। एक ऑप्शन मतलब एक आपके पास में कैसा बनेगा पार्ट AD, ये भी एक सीरियल है। फिर BE भी एक सीरीज की तरह काम करेगा, तो B और E जो है ये भी आपस में एक सीरियल एक्टिविटीज़ का एक सेट की तरह काम करेंगी। BCF देखो BCF ये भी तो एक सीरीज बन रही है ना, कि B कंप्लीट होगा तभी C एक्टिविटी स्टार्ट होगी, C कंप्लीट होगा तभी F एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो BCF जो है ये भी एक सीरियल की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। तो AD सीरियल एक्टिविटी, उसके बाद में दूसरा सेट कौन सा है BE का, तीसरा सेट कौन सा है BCF का। तो इस तरीके से अलग अलग सेट में अपने पास में सीरियल एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी। अब इसी में मुझे लिखना है सक्सेसर एक्टिविटी और प्रेडिसेसर एक्टिविटी। कोई भी एक रूट उठा लो, सपोज हम लोग रूट उठाते हैं BE वाला रूट, ये वाला रूट। तो अगर मैं ये वाला रूट कंसिडर करके चल रहा हूँ B से E वाला रूट, तो इसमें मुझे बताना है सक्सेसर एक्टिविटी और प्रेडिसेसर एक्टिविटी कौन सी है। तो पहले कौन सी हो रही है B, तो B कैसे एक्ट करेगी, BE में B एक्ट करेगी प्रेडिसेसर की तरह, एंड E एक्टिविटी कैसे एक्ट करेगी सक्सेसर एक्टिविटी की तरह, सक्सेसर एक्टिविटी की तरह। ये है हमारे पास में बेसिकली एक्टिविटीज़ के टाइप्स, जिसमें हम इस तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। घबराना नहीं है कि ये इस तरीके से कोई डिस्टिंग्विश करने के लिए पेपर में नहीं आता कि इनमें से बताओ पैरेलल कौन सी है, सीरियल कौन सी है, नहीं, इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे। ये सिर्फ एक समझने के लिए, क्योंकि पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनमें इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो सकता है, या आप ये बोल सकते हो जो अब तक हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए ना उसका, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो होगा मेरे पास में, नेक्स्ट आएगा इवेंट्स, इवेंट्स एंड टाइप्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, ये इंडिकेट करता है या तो किसी भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी बोल दो, किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब बोल दो, ऑपरेशन बोल दो, प्रोसेस बोल दो, इसके या तो स्टार्टिंग या तो एंड पॉइंट को, कि मतलब हमें एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका जिस पॉइंट से, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो स्टार्ट होगी वो भी एक इवेंट कहलाया जाएगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो खत्म होगी वो भी एक इवेंट कहलाया जाएगा। तो हम लोग हमेशा एक्टिविटी में दोनों एक साथ इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक। तो इवेंट की हम डेफिनेशन लिखेंगे, एन इवेंट इज आइदर द स्टार्टिंग पॉइंट, एन इवेंट इज आइदर द स्टार्टिंग पॉइंट or the end point of an activity। या तो स्टार्टिंग पॉइंट या तो एंड पॉइंट किसी भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी का जो होगा उसको नाम क्या दिया जाएगा, उसको हम लोग नाम देते हैं इवेंट।
इसमें एक बड़ा मतलब काफ़ी काम का पॉइंट है ये वाला। ये बोलते हैं कि एक इवेंट के लिए ना तो हमें किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती, ना ही टाइम की ज़रूरत पड़ती। रिसोर्सेज में मटेरियल, मैन पावर, मनी भी आ सकता है, मतलब हमें इवेंट के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि मुझे बोला गया है आपको एक्सकेवेशन करानी है या अर्थवर्क कराना है। तो जब एक्सकेवेशन करानी है तो ये तो एक प्रोसेस हो गया ना। जब एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, तो मैं क्या करूँगा, एक्सकेवेशन स्टार्टेड। सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock पे मैंने एक्सकेवेशन स्टार्टेड की, तो इसका मतलब मेरा वो इवेंट था स्टार्टिंग पॉइंट। सिमिलरली एक्सकेवेशन शाम को 6 o'clock तक चली, इवनिंग में। इवनिंग में 6 o'clock पे आपकी जो एक्सकेवेशन है वो कंप्लीट हो गई, तो डेफिनेटली वो क्या इंडिकेट करेगा, लास्ट वाला जो शाम का, इवनिंग का जो 6 o'clock का टाइम है, एक्सकेवेशन डन। तो एक्सकेवेशन स्टार्टेड, एक्सकेवेशन डन, दोनों क्या हो गए, इवेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। और ये जो ड्यूरेशन चली अपने पास में जहाँ पे एक्सकेवेशन हुई, वो तो एक एक्टिविटी है। अब वो एक्सकेवेशन करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल में मतलब जैसे लेबर के साथ में टूल्स लगेंगे, प्लांट्स लगेंगे, ठीक है, पैसा भी नो डाउट खर्च होगा, टाइम भी लगेगा। तो वो सारा किस में है, वो सारा का सारा है एक्टिविटी में। एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए आपको नो डाउट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज के अलावा आपको टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इवेंट के लिए कुछ भी नहीं पड़ेगा। इवेंट डज नॉट रिक्वायर, इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो, इवेंट इज इंडिपेंडेंट फॉर, डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज एंड टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, रिसोर्सेज में कौन कौन सा आ सकता है, सारे के सारे रिसोर्सेज। सबसे पहले मटेरियल, मैन पावर, मटेरियल आ सकता है, मैन पावर आ सकता है, मनी आ सकता है, राइट। सभी को हम लोग एक साथ इंक्लूड करके चल सकते हैं। अब ये तो हो गया अपने पास में कि बेसिकली एक जो इवेंट है, ये इवेंट को हम कैसे रिलेट करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है, इवेंट हमेशा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। मैंने बताया एक्सकेवेशन स्टार्टेड मॉर्निंग 9 o'clock, एक्सकेवेशन डन इवनिंग 6 o'clock, तो ये टाइम का इंस्टेंट ही तो है जिस पे स्टार्ट हुई या फिनिश हुई। तो इवेंट ऑलवेज इंडिकेट the instant of time, और ये टाइम का इंस्टेंट कौन सा होगा, जिसपे या तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी या एक्टिविटी फिनिश होगी। इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच एक्टिविटी इज आइदर स्टार्टेड और फिनिश्ड, आइदर स्टार्टेड और फिनिश्ड, ठीक। इसके बाद में आगे आता है मेरे पास में टाइप्स ऑफ इवेंट्स। जैसे हमने एक्टिविटीज़ के टाइप्स लिखे थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के अंदर सबसे पहला जो इवेंट आता है मेरे पास में इवेंट। अब टेल इवेंट की अगर बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टिंग इवेंट, इनिशियल इवेंट भी बोल सकते हैं आप। ये बोलते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को, बिगनिंग को इंडिकेट करने वाला जो इवेंट होगा, उस इवेंट को नाम दिया जाएगा टेल इवेंट। सपोज आपके पास में इस तरीके से एक इवेंट है, एक एक्टिविटी जा रही है, ये एक्टिविटी ए, सिमिलरली एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी। तो तीनों ही एक्टिविटीज़ के लिए जो इनिशियल, जो स्टार्टिंग पॉइंट एक्ट करेगा, उस स्टार्टिंग पॉइंट को नाम क्या दिया जाएगा, टेल इवेंट। तो टेल इवेंट में अगर लिखते हैं तो इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी
तो अब अगर एक्टिविटी को बिगनिंग को इंडिकेट करता है तो आप समटाइम्स दिस टेल इवेंट इज ऑल्सो नोन एज बिगनिंग इवेंट। ठीक, अब ये वाला जो इवेंट है ना, टेल इवेंट या बिगिनिंग इवेंट, ये हमेशा कहाँ पे इंडिकेट करेगा? ये हमेशा नेटवर्क के स्टार्टिंग में लगेगा। नेटवर्क के हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा और इसी के साथ में इसमें क्या होगा, जितने भी एरोज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? एक आउटगोइंग एरोज होंगे। तो दिस इवेंट हैज ओनली आउटगोइंग एरोज। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इवेंट ए है, ये इवेंट ए कैसे एक्ट करेगा? ये इवेंट ए नहीं, सॉरी, इवेंट 1 एक्टिविटी है ना ये, तो इवेंट 1 जो है ये एक टेल इवेंट की तरह काम करेगा। अब जो टेल इवेंट है, टेल इवेंट के बाद में सेकेंड वन इज हेड इवेंट। हेड इवेंट ठीक, हेड इवेंट की अगर बात करते हैं तो हेड इवेंट क्या इंडिकेट करता है? अब आपके पास में इसी तरीके से एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही थी, तो वो इवेंट जहाँ पे आपकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आके ख़त्म हो जाएंगी। जैसे सपोज़ अपने पास में 2 एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज़, सपोज़ एक्स एक्टिविटी एंड वाई एक्टिविटी, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फिनिश हो गई, राइट? तो ये जो इवेंट बनेगा, सपोज 10 नंबर इवेंट है, तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग नाम क्या देंगे? दिस इवेंट इज नोन एज हेड इवेंट। और हेड के साथ में इसका एक दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनल इवेंट। फाइनल इवेंट। तो अब यहाँ पे देखो, टेल इवेंट ने क्या इंडिकेट किया था? बिगिनिंग। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिनिशिंग। तो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स the finishing of an activity। और ये हमेशा हमेशा नेटवर्क के लास्ट में रहेगा। ठीक, अब इस पे इवेंट कैसे थे? इस पे जो अपने एरोज थे, ये सारे के सारे आउट गोइंग एरो थे। इस पे जो एरोज रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रहेंगे? वो सारे के सारे रहेंगे आपके पास में इनकमिंग एरोज। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज ओनली इनकमिंग एरोज। इस पे जितने भी एरोज रहेंगे वो सारे के सारे अपने कैसे रहेंगे? इनकमिंग एरोज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, थर्ड वन इज ड्यूअल रोल। ड्यूअल रोल इवेंट्स। ड्यूअल रोल इवेंट्स ये बोलता है कि एक ऐसा इवेंट जिस पे कोई एक्टिविटी एंड हो रही होगी और उसी इवेंट पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होगी। जैसे अभी एक स्टार्टिंग में हमने जब एक्टिविटीज़ के टाइप डिस्कस किए थे, तो एक सिंपल सा ये बनाया था डायग्राम, नेटवर्क बनाया था, जिसमें आपके पास में एक्टिविटी ए एंड दिस वाज एक्टिविटी बी। अब जो इवेंट 2 है, इस इवेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो कैपिटल ए एक्टिविटी है ये तो खत्म हो रही है, लेकिन एक्टिविटी बी जो है, कैपिटल बी एक्टिविटी, वो स्टार्ट भी तो हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस पे तो ड्यूअल नेचर आ गया। ये स्टार्टिंग को भी इंडिकेट करता है और एंडिंग को भी इंडिकेट करता है, दोनों का नेचर है। इसीलिए हम लोग इस टाइप के इवेंट को क्या नाम देते हैं? ड्यूअल रोल इवेंट्स। अगर देखो इसी नेटवर्क में छोटा सा नेटवर्क है, सिंपलेस्ट नेटवर्क, इसमें अगर मुझे कैटेगराइज करना हो या डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन हेड इवेंट, टेल इवेंट एंड ड्यूअल रोल इवेंट, तो हेड इवेंट कौन सा होगा? थर्ड वाला। ठीक है, बिल्कुल लास्ट। टेल इवेंट कौन सा होगा? फर्स्ट। बिल्कुल इनिशियल इवेंट, बिल्कुल पहले वाला जो इवेंट होगा किसी भी एक नेटवर्क का, वो हमेशा इंडिकेट करेगा टेल इवेंट को। बिल्कुल लास्ट वाला जो इवेंट होगा वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा? हेड इवेंट को। और इन दोनों को छोड़ के बीच में जितने भी इवेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? ड्यूअल रोल इवेंट्स, क्योंकि इस पर कोई एक्टिविटी फिनिश हो रही होगी तो दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा, इट indicates the starting point of some activity and the finishing
point of other activity simultaneously. एक साथ में, एक ही साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में कुछ इवेंट की स्टार्टिंग होगी तो किसी दूसरे इवेंट का यहीं पे फिनिशिंग या फिर एंड पॉइंट इंडिकेट करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग नाम क्या देंगे? दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज ड्यूअल रोल इवेंट। ठीक, तो अब ड्यूअल रोल इवेंट के बाद में आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इवेंट्स। प्रेडिसेसर इवेंट्स एंड सक्सेसर इवेंट्स लिख दो, सक्सीडिंग इवेंट्स लिख दो। तो प्रेडिसेसर इवेंट कौन सा होगा? वो इवेंट जो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के पहले एग्जिस्ट करेगा। प्रेडिसेसर मैंने क्या बताया? पहले। ठीक है, तो द इवेंट विच एग्जिस्ट बिफोर द अनदर इवेंट, तो उसको नाम देंगे प्रेडिसेसर। और जो बाद में होगा आफ्टर, उसको नाम क्या दिया जाएगा? सक्सेसर। इन्हीं में अगर देखते हैं तो इन्हीं में अगर देखा जाए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके चलता हूं तो फर्स्ट प्रेडिसेसर, सेकंड सक्सेसर। अगर इन दोनों को कंपेयर करके चले तो सेकंड प्रेडिसेसर एंड थर्ड सक्सेसर इवेंट की तरह एक्ट करेगा। तो अब प्रेडिसेसर इवेंट में द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस बिफोर द any other event is known as predecessor event। और ऐसे ही सक्सेसर में अगर लिखते हैं तो इसमें आ जाएगा the events that take place after a specific event। After a specific event is known as successor event। ठीक, ये बना अपने पास में कि इवेंट्स कितने टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। अब इवेंट्स के टाइप्स और एक्टिविटीज़ के टाइप्स को तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी एक रह गया एक्टिविटी का टाइप, जो कि मैंने आपको बताया था डमी एक्टिविटी। तो अब डमी एक्टिविटी को पढ़ते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस के साथ में बेसिकली क्या लॉजिक है, मतलब हम क्यों इनको प्रोवाइड करके चलते हैं। जो हमारे पास में फिफ्थ टाइप की जो एक्टिविटी थी, दीज आर नोन एज डमी एक्टिविटीज। तो देखिए डमी का मतलब क्या होता है जनरल, अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो डमी कहीं ना कहीं इंडिकेट किसको करता है? एक आर्टिफिशियलनेस को, राइट। तो हम लोग जैसे मार्केट में शोरूम्स में अगर सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जनरली आपको बहुत सारे डमी मिलेंगे जिसपे पब्लिसिटी के लिए जो भी हमारे कपड़े हैं इस तरीके से रखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है उसी टाइप से हमारे पास में डमी एक्टिविटी। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए ना तो किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी ना किसी मनी की ज़रूरत होगी, जो सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक शो करने के लिए यूज़ होगी, उस टाइप की एक्टिविटीज़ को नाम क्या दिया जाएगा? दैट एक्टिविटीज़ आर नोन एज डमी एक्टिविटीज़। मतलब देखो मैंने क्या बताया कि इवेंट में बेसिकली रिसोर्सेज और मटेरियल नहीं लगता, रिसोर्सेज और ड्यूरेशन नहीं लगती, लेकिन एक्टिविटीज़ में लगती है। और वो 4 एक्टिविटीज़ में लग सकती है, सीरियल में हो सकती है, पैरेलल के अंदर हो सकती है, ठीक है, प्रेडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटीज़। ये एक स्पेसिफिक टाइप है एक्टिविटीज़ का जिसके अंदर खास तौर पे हम लोग डमी एक्टिविटीज़ को जब इंक्लूड करते हैं तो इसके लिए किसी भी टाइम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डमी एक्टिविटीज़ में the activities that do not require any resources and time duration are known as dummy activities। तो इनका काम क्या है? इनका काम है it represents a specific logic between
द एक्टिविटीज। एक स्पेसिफिक लॉजिक को मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब लॉजिक कैसे मेंटेन होगा इसको समझना जरूरी है। देखो हमारे पास में फर्स्ट इवेंट है, राइट? अब फर्स्ट इवेंट को परफॉर्म करने के लिए, और ये हो गया अपने पास में सेकंड इवेंट, ये हो गई एक्टिविटी ए, फर्स्ट एक्टिविटी। सिमिलरली इसी इवेंट तक पहुंचने के लिए ये हो गई एक्टिविटी बी। एक क्लोज लूप बन गया, ठीक, जिसमें से एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जाना है, और एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जाने के लिए हम लोग एक्टिविटी ए को भी परफॉर्म कर सकते हैं और बी को भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। जब तक बीच में कोई इवेंट ना आए कि यहाँ पे भी एक इवेंट आ गया, यहाँ पे भी एक इवेंट आ गया, तब तक ये गलत है। मतलब एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे पहुँचने के लिए बिल्कुल साथ में सक्सेसर और प्रीडिसेसर, यहाँ पे हम लोग दो रूट्स को फॉलो नहीं कर सकते। बीच में इनमें हाँ यहाँ पे एक इवेंट होता और यहाँ पे इवेंट होता, या किसी एक में भी इवेंट होता तो भी काम चल जाता, ठीक है? तो अब इसको हम लोग शो कैसे करेंगे? इसको हम लोग शो करेंगे कुछ इस तरीके से, फर्स्ट के बाद में सेकेंड। तो एक तो अपने पास में यही है, और दूसरा क्या तरीका बनेगा? ये तो हो गई एक्टिविटी ए, राइट? दूसरा क्या होगा? बीच में कोई थर्ड इवेंट हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा, और ये थर्ड इवेंट इस तरीके से डमी को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास में थर्ड इवेंट है, और इस थर्ड इवेंट के थ्रू हम लोग इस एरो के थ्रू अपने डमी एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं। तो देखो इनडायरेक्टली हमारे जो नेटवर्क है, नेटवर्क में लॉजिक को मेंटेन करना है। अब वो लॉजिक कैसे मेंटेन हो सकता है? लॉजिक कुछ इस तरीके से हमारे पास में मेंटेन हो सकता है। ये हो गई एक्टिविटी बी एंड दिस इज डमी, कि मुझे फर्स्ट से सेकेंड इवेंट पे जाना है। एक तो है डायरेक्ट प्रोसेस, सीधा चला गया। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा है मैं ऑल्टरनेट रूट तो सेलेक्ट करूंगा थर्ड वाला, लेकिन थर्ड पे पहुंचते ही अल्टीमेटली मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? सेकंड पे पहुंच जाऊंगा। तो अब ये जो स्पेसिफिक था अपने पास में, ये वाली जो एक्टिविटी है, इसके लिए किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। और रिसोर्सेज के साथ में अगर बात की जाए तो इसमें किसी भी टाइम ड्यूरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ऐसी कोई एक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी तो इस एक्टिविटी को हम लोग नाम देंगे डमी एक्टिविटी, ठीक? अब क्वेश्चन ये है कि डमी एक्टिविटी के मेन फंक्शंस क्या हैं? व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ डमी एक्टिविटी? एक तो देखो मैंने फंक्शन आपको शो कर दिया। फंक्शन क्या शो किया? ये एक लॉजिक, किसी भी एक नेटवर्क में लॉजिक लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग डमी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसी के साथ में ये नंबर ऑफ सिस्टम्स को यूनिक करने में हेल्प करता है। जैसे फंक्शंस में अगर लिखा जाए तो पहला जो फंक्शन रहेगा, it imparts in logic inside the network। ये एक लॉजिक की तरह काम करेगा नेटवर्क के अंदर। और दूसरा अगर इसमें मैं फंक्शन आपको बताता हूं, तो जो सेकेंड फंक्शन इसमें आएगा, it indicates the number system to be unique। और ये जो नंबर सिस्टम किसका है? ये इवेंट्स का नंबर सिस्टम है, यूनिक। क्योंकि इवेंट की नंबरिंग जब करेंगे तो उसमें डमी एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाएगा। ये हम आगे अपने नेटवर्क रूल्स में अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल हम लोग डमी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये हो गया अपने पास में मेन फंक्शंस एक डमी एक्टिविटीज़ के। अब अगर इसमें एक एग्जाम्पल लिया जाए तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है। सपोज हमें क्या करना है? एक्सकेवेशन के बाद में एक पाइप्स को ले डाउन कराना है। तो उसके लिए अब पाइप्स को ले डाउन कराने के लिए हम लोग जो हमारा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो इस तरीके से है। सबसे पहले क्या होगा? गवर्नमेंट के बेसिस पे, मैंने आपको कल भी बताया था, पहली एक्टिविटी टेंडरिंग, राइट? अब टेंडरिंग, जब टेंडर आ जाएगा उसके बाद में जब अलॉट हो जाएगा टेंडर, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी मेरे पास में रहेगी वो होगी ट्रेंच एक्सकेवेशन। ट्रेंच एक्सकेवेशन, राइट? और ट्रेंच एक्सकेवेशन के बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, नेक्स्ट रहेगा लेइंग एंड अर्थ फिलिंग। लेइंग एंड अर्थ फिलिंग, एक तो ये नेटवर्क हो गया। इसके साथ में
एक नेटवर्क और है यहीं पे ट्रेंच एक्सकेवेशन में, मटेरियल परचेजिंग। देखो अब अगर यहाँ पे बात की जाए, सबसे पहले आपने टेंडर इनवाइट किया, टेंडर इनवाइट करने के साथ में आपको ट्रेंच को एक्सकेवेट करना है, खुदाई करनी है आसपास के जो एक्सकेवेशन करना है सॉइल में, ताकि हम लोग पाइप्स को ले डाउन करा सकें। तो जब ट्रेंच एक्सकेवेशन होगा साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, जब टेंडर मिल गया है तो हम लोग मटेरियल की परचेजिंग भी तो कर सकते हैं। तो जब मटेरियल की परचेजिंग होगी तो अब मैंने तो क्या कर दिया, देखो सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए एक ये रास्ता दिखा दिया, एक ये वाला रास्ता दिखा दिया, गलत हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक डमी इंट्रोड्यूस करूँगा। ये हो जाएगा आपके पास में इवेंट नंबर 4। तो अभी अगर ये इवेंट नंबर 4 है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, दिस विल बी 5। ठीक है, या आप इसको 3rd रखो, इसको 4th रखो, इसको 4th। ठीक है, क्योंकि हमेशा लोअर से हायर पे हम लोग जाएंगे, हायर से लोअर नंबर पे हम कभी नहीं जा सकते। तो अब सबसे पहले क्या होगा, ट्रेंच एक्सकेवेशन हो रहा है और साथ में ही मैंने एक दूसरी एक्टिविटी यहीं से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, मटेरियल परचेजिंग। जब मटेरियल परचेज हो जाएगा और ट्रेंच भी एक्सकेवेशन होगा, दोनों जब होंगे तभी तो हम लोग अगली एक्टिविटी पे जा सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया, इसने इन दोनों के बीच में एक लॉजिक को मेंटेन किया यूजिंग डमी। आई थिंक अब समझ में आया होगा सभी को। अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि देखो अब इवेंट नंबर 2 से 2 अलग अलग एक्टिविटीज़ निकल रही हैं और वो दोनों एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करेंगी, 4th नंबर पे। तो एक तो था ट्रेंच एक्सकेवेशन जिसको डायरेक्ट दिखा दिया, दूसरा ये बोलता है कि जो दूसरी एक्टिविटी है सेम टाइम पे वो क्या होगी, मटेरियल की परचेजिंग कर सकते हैं यहीं पे, और मटेरियल की परचेजिंग के बाद में इसको मैंने डमी से 4th नंबर पे शो कर दिया। और जब मैं 4th नंबर पे शो करूंगा तो जब ये 4th इवेंट पे आया तो उसके बाद पाइप्स को ले डाउन करो, सॉइल की फिलिंग करो और इनडायरेक्टली अपना पूरा का पूरा जो काम है वो परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये डमी की तरह एक्ट करके एक लिंक शो करेगा, एक लॉजिक शो करेगा। ठीक है, इस कारण से हम लोग बेसिकली डमी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। अब देखो बार चार्ट में और माइलस्टोन चार्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पास दिख रही थी मुझे, वो मेजर इशू जो मेरे साथ में था वो ये था कि वहाँ पे हम लोग 2 एक्टिविटीज़ में रिलेशन शो नहीं कर सकते। यहाँ तो मैंने शो कर दिया ना, एक तो ट्रेंच एक्सकेवेशन में शो कर दिया, दूसरा यहाँ से शो कर दिया। तो इनडायरेक्टली हम लोग जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस है या नेटवर्क मेथड्स हैं इसके अंदर हम लोग बिल्कुल ये शो कर सकते हैं, हमारे जितने भी रिलेशंस आएंगे 2 एक्टिविटीज़ के बीच में जितने इंटर रिलेशनशिप्स क्रिएट हो सकते हैं उन सब के सब टाइप के रिलेशनशिप्स को हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से शो कर सकते हैं। ठीक, ये तो था अपने पास में डमी एक्टिविटीज़ के बारे में। अब ये बोलता है कि डमी एक्टिविटीज़ कितनी आएंगी। अगेन दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये एग्ज़ाम के अंदर ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं, यहाँ से नोट बना के आप इसे लिख लीजिए। देखिए ये बोलता है फॉर एन duplicating एक्टिविटीज़। डुप्लीकेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जा रही हैं। ठीक है, देयर विल बी n-1 डमी एक्टिविटीज़। There will be n-1 डमी एक्टिविटीज़। देखो इस पॉइंट को, यहाँ पे हमने पहुँचना है 2nd से 4th नंबर इवेंट पे, हमने 2 नंबर इवेंट से 4 नंबर इवेंट पे जाना है। तो जब हम लोग 2 से 4 नंबर इवेंट पे जाएंगे तो हम लोग कभी भी ऐसा तो है नहीं, अब देखो 2 से 4 में एक ये प्रोसेस था, एक दूसरा प्रोसेस कौन सा था, ये वाला प्रोसेस था। तो मेरे पास में अगर मैं ये वाला इवेंट हटा देता हूँ एक बार, तीसरे वाला इवेंट, तो सीधा हम लोग कनेक्ट इसको ऐसे करेंगे। तो अब डुप्लीकेटिंग इवेंट कौन से हो गए, एक्टिविटीज़ एक ये और एक ये, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास में 2 एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं 2 इवेंट के बीच में। तो अब n डुप्लीकेटिंग इवेंट्स के लिए n-1 एक्टिविटीज़ होंगी। यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेटिंग इवेंट है 2, तो जब 2 डुप्लीकेटिंग इवेंट हैं तो यहाँ पे मेरे पास में कितनी डमीज़ क्रिएट होंगी, 2-1
और वो 2 - 1 इंडिकेट किसको करेगा, 1 को, तो 1 डमी आएगी हमारे पास में। सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हमारे पास में 2 इवेंट के बीच में सपोज 10 या 5 डुप्लीकेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, कितनी डमीज लगेंगी, तो 4 आ जाएंगी। ठीक है, जितनी दे रखी है n-1 करोगे आपके पास में आ जाएंगी डमी एक्टिविटीज़, राइट। आगे रूल्स आता है डमी एक्टिविटी का। डमी एक्टिविटी का रूल ये बोलता है कि अननेसेसरीली जितने भी डमी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आपको हमेशा हमेशा रिमूव करके चलना है। इट मस्ट बी रिमूव्ड। ये भी आप नोट में लिख सकते हो इस पॉइंट को। ऑल दी अननेसेसरी डमीज all the unnecessary dummies must be removed, must be removed। मतलब कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट का मतलब हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं। सपोज वी हैव इवेंट नंबर 1, उसके बाद इवेंट नंबर 2, इस तरीके से हमारे पास में है टोटल ये इवेंट्स। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इवेंट नंबर 1 से आपके पास में एक्टिविटी आ गई, उसके बाद में सेकंड थर्ड में डमी दिखा रखा है और थर्ड फोर्थ में ये। अब देखो अगर यहाँ से समझा जाए, ये वाली एक एक्टिविटी हो गई, ये वाली हो गई दूसरी एक्टिविटी, एक तो डमी है। अब वो एक्टिविटी जिसमें टाइम, ना तो टाइम लग रहा है ना रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो हमें अलग अलग इवेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस एक्टिविटी को हटा दूंगा, तो मैं जब डमी को हटाऊंगा तो डमी को हटाने के बाद में मेरे पास कैसे बनेगा, 1 के बाद में 2 के बाद में 3। ये वाला इवेंट जो है इन दोनों को आपने क्लब कर दिया, और क्लब करने के बाद में जो अगला इवेंट बन गया वो अगला इवेंट क्या आएगा, 4। ध्यान रखना कभी भी नंबर छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता मैं 1, 2 एंड 4, गलत हो जाएगा बिल्कुल। हमारे इवेंट जो है वो हमेशा नंबर वाइज ही रहेंगे। ठीक है, ये हम नेटवर्क रूल जब अगली क्लास में करेंगे तो उसके अंदर मैं पूरा नंबरिंग के बारे में आपको बताऊंगा, और इससे रिलेटेड हम लोग नंबरिंग के 2-4 एग्जांपल्स भी डेफिनेटली लेके करेंगे और कहीं ना कहीं नेटवर्क्स बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बेटा पहले भी बताया ये बेस है, आज वाली क्लास तो खास तौर पे बेस है, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते उसमें, राइट। इसी तरीके से आपके पास में जितना भी है 2 एक्टिविटीज़ के बीच में अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डमी शो किया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं शो किया हुआ, तो उन जो 2 इवेंट्स के बीच में डमी शो किया है ना, उन इवेंट्स को क्लब कर दो और अपना काम चला दो, चाहे कितना बड़ा ही नेटवर्क क्यों ना एग्जिस्ट करे। ऐसे ही करना है आपको पूरे उसमें, ठीक। तो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने बेसिकली एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के बारे में जाना कि इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, डमी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, राइट। आगे आने वाली क्लास में हम लोग नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ किस तरीके से नंबरिंग करनी है इवेंट्स की, नंबरिंग ऑफ इवेंट्स नॉट नंबर, नंबरिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और किस तरीके से हम लोग रूल को फॉलो करके चलते हैं, रूल्स ऑफ नंबरिंग वो भी फॉलो करेंगे, और कोशिश करेंगे 2-4 प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स उठा लें कि हमें एक नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली बनाना आ जाए, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके मेहनत करो, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत करोगे तो ही आगे जाके कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब तक हम लोग जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अभी तो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं, ठीक है, कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जेई लेवल तक में आ सकते हैं। एई लेवल तक का तो मतलब ये मान के चलो कि एई या गेट लेवल की अगर मैं बात करूँ वो अभी आने वाली क्लासेस से स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में। टिल देन ठीक है, कीप रिवाइजिंग इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक। थैंक यू।